हमारे लिए कोई जगह नहीं रह गई है। और जो परिस्थितियाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हमारा आदमी 5 किलो राशन पर बिकता है तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो बिकने लगा है। ये हमारे लोकतंत्र की स्थिति है। और सारी संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका की हों, चाहे वो न्यायपालिका की हों, चाहे वो संसदीय हों, सारी की सारी संस्थाएं और उसके अलावा संवैधानिक संस्थाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ईडी हो, सीबीआई हो या जो भी हो, सभी की सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। सभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पंथ विशेष के लिए कार्य कर रही हैं, वो जन सामान्य के लिए कार्य नहीं कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुजन नायक माननीय कांसीराम जी के 91वें जन्म दिवस समारोह को मना रहे हैं। हम आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी ने हमारे वक्ताओं को बहुत अच्छी तरह से सुना और विशेष रूप से जो हमारी आकांक्षा थी उसके अनुरूप हमारे वक्ताओं ने अपने विचारों को व्यक्त किया। आप उससे लाभान्वित भी हुए। डेमोक्रेसी के बारे में 2 शब्द हमारे इस टॉपिक का विषय था। एक था भारतीय लोकतंत्र और दूसरा था माननीय कांसीराम जी के कारवां की वर्तमान स्थिति। लोकतंत्र की वैसे परिभाषा विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके से की है, लेकिन उसमें सबसे प्रामाणिक परिभाषा जो मानी जाती है, जिसका उल्लेख अपने उद्बोधन में प्रोफेसर विकांत जी ने किया, अब्राहम लिंकन की थी, जिन्होंने ये कहा था परिभाषित करते हुए कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल। एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसी प्रणाली है शासन की जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की हो या जनता के द्वारा चुनी हुई हो। इसमें मैं 3 शब्दों का सिर्फ परिवर्तन कर रहा हूं और आप देखिए कि अर्थ कितना बदल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल में ऑफ OF की जगह OFF कर दीजिए, और जहां फार है FOR की जगह FAR कर दीजिए, और तीसरा शब्द है बाई, BY की जगह BUY कर दीजिए। अब देखिए कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या बदल जाएगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल OFF, मैंने ऐसी गवर्नमेंट जो जनता से दूर चली गई हो, जनता से जिसका कोई सरोकार नहीं रह गया हो। और गवर्नमेंट फॉर द पीपल, फॉर माने दूर, जो जनता का कल्याण न देखती हो, जनता से बहुत दूर हो, जनता जिसके लिए कोई माने नहीं रखती हो। और तीसरी है जनता, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऐसी सरकार जो जनता को खरीद करके बनी हो। तो आज का जो परिवेश है, आज का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में गवर्नमेंट ना तो जनता की रह गई है, मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है, ना तो जनता की सरकार है, न जनता के लिए है और न जनता के द्वारा है, बल्कि वह कुछ लोगों की सरकार है, कुछ लोगों के लिए काम कर रही है और कुछ लोगों के कल्याण और बेनिफिट के लिए काम कर रही है। वो सभी आप लोग जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। डेमोक्रेसी का जो परिवेश है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है पूरे विश्व स्तर पर। और अभी इसी फरवरी महीने से जो डेमोक्रेसी में बदलाव आया है, जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है, आपने देखा होगा, जो भारत विश्व का एक बड़ा लोकतंत्र था, जिसकी लोकतंत्र के नाम पर सराहना होती थी, जिससे हमारा संविधान भी लिया गया था, उस लोकतंत्र में सिर्फ अब लोकतंत्र सौदेबाजी का हो गया है, सौदेबाजी का लोकतंत्र हो गया है, खरीद फरोख्त का लोकतंत्र हो गया है। अब वो लोकतंत्र जन कल्याण के लिए नहीं रह गया है। इसको आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर चाहे वो जनसंख्या का मामला हो, वो भी खरीद फरोख्त से संबंधित है, चाहे वो भारत का मामला हो तो अमेरिका संबंधों का, वो भी खरीद फरोख्त से संबंधित है। यानी पूरी की पूरी सौदेबाजी।
और उस सौदेबाजी में जहाँ विश्व के अनेक देश लिप्त हैं, चाहे वो नाटो कंट्रीज हों या दूसरे देश हों, वहाँ हमारा भारत कहीं भी पीछे नहीं है। वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे वो आंतरिक लोकतंत्र की बात हो, चाहे विश्व स्तरीय लोकतंत्र की बात हो। तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं रह गया है, इसलिए मैं इतनी बात उन्हीं करके समाप्त करता हूँ कि अब वो लोकतंत्र जो देख रहे हैं उसका इतना क्षरण हो चुका है कि वर्तमान लोकतंत्र में हमारे लिए कोई जगह नहीं रह गई है। और जो परिस्थितियाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हमारा आदमी 5 किलो राशन पर बिकता है तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो बिकने लगा है। ये हमारे लोकतंत्र की स्थिति है। और सारी संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका की हों, चाहे वो न्यायपालिका की हों, चाहे वो संसदीय हों, सारी की सारी संस्थाएं और उसके अलावा संवैधानिक संस्थाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ईडी हो, सीबीआई हो या जो भी हो, सभी की सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। सभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पंथ विशेष के लिए कार्य कर रही हैं, वो जन सामान्य के लिए कार्य नहीं कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब अभी हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अपनी बात को जब रख रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अब न्याय भी बिकाऊ हो गया है और पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। जहां आस्था के आधार पर जजमेंट दिए जाने लगे, जहां बिना न्याय के सिद्धांत को देखे हुए निर्णय दिए जाने लगे, जहां डिमांड या इश्यूज के अलावा निर्णय दिए जाने लगे, फिर वहां न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। उस बारे में आपने एक चीफ जस्टिस के बयान को जो उन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में दिया था, वो पढ़ा होगा, मैं उसको दोबारा कोट नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिस चीज़ को कोट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो दलित हितों को प्रभावित करने वाला था वो जजमेंट था, अभी जो आया वो जजमेंट था सब क्लासिफिकेशन का, उपवर्गीकरण का। अगर मैं इस पर बड़ी डिटेल में बात करूं तो काफ़ी देर हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बता दूंगा आपको कि उस जजमेंट में जो इश्यूज बनाए गए थे वो इशू मात्र ये थे कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है कि नहीं, या दलितों का वर्गीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन वो वर्गीकरण की बात को डिसाइड करने के अलावा क्रीमी लेयर की बात कह दी गई जो कहीं इशू में था ही नहीं, या जो विषय से बाहर था। तो जब वाद बिंदु बनता है, वाद बिंदु से बाहर का कोई निर्णय होता है तो वो फिर क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात, वो जो रिट पिटीशन थी वो एसटी के लिए थी, एसटी के लिए नहीं थी, बल्कि उसको जजमेंट में एसटी पर भी लागू कर दिया गया, जबकि एसटी का कहीं उल्लेख ही नहीं था। मैं खाली 2 एग्जाम्पल देकर के आपने अपनी बात करता हूँ कि न्याय किस तरह से बिक रहा है, न्याय किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है। और जब न्याय जो व्याख्या करता है वो प्रभावित किया जा रहा है तो बाकी चीज़ें, एग्जीक्यूटिव या बाकी चीज़ें तो प्रभावित होनी ही होनी है। माननीय कांसीराम जी ने, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। एक लाइन कही गई कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कर्मा बनता गया। इसमें एक शब्द आया जानिबे। जानिब का मतलब है और, दिशा में, समीप। मैं अपनी मंजिल को समीप जान करके चला था, बढ़ता चला गया था, लेकिन लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते गए और एक कर्मा बनता गया। लेकिन आज उस कर्मा की क्या स्थिति है, उस स्थिति के बारे में अगर आप गौर करें तो वो कर्मा बहुत ही दूर पहुंच चुका है, बहुत ही विचलित हो गया है। उस कर्मा का कहीं ऐसा पता नहीं लग रहा है कि कर्मा कहाँ जाएगा। और इस पर एक बहुत अच्छे शायर ने लिखा है, ऐसे मुकाम पर पहुँच ठहरा हुआ है कर्मा, ऐसे मुकाम पर पहुँच ठहरा हुआ है कर्मा, जानिबे मंजिल तो है पर रास्ता नहीं। जानिबे मंजिल तो है पर रास्ता नहीं। उस रास्ते की तलाश हमें करनी है, उस रास्ते को ढूंढना है कि वो रास्ता हमें कैसे मिलेगा। लेकिन हम किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि हम जाएं कहाँ। और एक और कारण है उस कर्मा के भटकने का, उस पर भी एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं बता दूं। मेरे आए हम सफ़र
मेरे मैं हम सफ़र तो सभी अपने से लगते हैं। मेरे ये हम सफ़र तो सभी अपने से लगते हैं। मैं जिसके साथ चला था वो कारवां कहा गया। यानी जो अभी समय मेरे साथ चल रहे हैं, लगता तो है कि सब हमारे हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन सब अजनबी है। हम जिनके साथ चले थे वो कहाँ चले गए ये पता नहीं, वो कारवां के अंग आज नहीं है। तो आप इन बातों से सब शायद मेरी बात को जो मैं कहना चाहता था बहुत विस्तार से उसको नहीं अब कहूँगा। मैं यहीं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूँ कि हमारा कारवां इसलिए भटक गया क्योंकि न तो वो लोग रहे कारवां को चलाने वाले, न अब कारवां में वो रास्ता है जहाँ हमारी मंजिल दिखाई पड़ रही है, फिर भी हम पा रहे हैं। और मानवर कांसीराम जी ने जो विमर्श दिया था राजनीति में और डेमोक्रेसी का जो विमर्श दिया था, लोकतंत्र का, वो एक नया विमर्श था, सोशल इंजीनियरिंग का। उन्होंने जोड़ने का काम किया, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने जोड़ने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में और मानवर कांसीराम जी में फ़र्क इतना था कि बाबा साहब ने कहा था कि हम जातियों को तोड़ करके समाज का निर्माण कर सकते हैं, अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। उसके विपरीत मानवर कांसीराम जी ने कहा कि नहीं, हम जातियों को जोड़ करके समाज को बनाएंगे और एक ऐसे समाज को बनाएंगे जो सत्ता पर काबिज हो सके। और आपने देखा होगा कि उनका एक भाषण मैं पढ़ रहा था, उस भाषण में उन्होंने लिखा हुआ है कि अभी तो हमने मात्र 400 जातियों को जोड़ा है और हमने यूपी पर कब्जा कर लिया। जिस दिन हम 1000 जातियों को जोड़ लेंगे उस दिन हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, उस दिन हम दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों की फिलॉसफी में ये अंतर था कि एक तो जातियों को तोड़ने की बात कर रहे थे और दूसरे जातियों को जोड़ने की बात कर रहे थे। और आज की जो परिवेश डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो 90 की दशक की पॉलिटिक्स थी और आज 2025 की पॉलिटिक्स में अंतर इसलिए हो गया है कि हम जिन लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे आज हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। और विस्तार तो इतना है कि अब कुल मिलाकर के दलितों में भी, बहुजन की तो बात छोड़िए, बहुजन संगठन की तो बात छोड़िए, अब ये दलितों का संगठन मात्र बन करके रह गया है और दलितों में भी एक जाति विशेष का संगठन बन करके रह गया है। और वो भी जिस दिन टूटना शुरू हो गया है, जिस दिन वो टूट जाएगा उस दिन आप कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। और सत्ता का ख्वाब देखना तो एक बहुत बड़ी बात है, सत्ता का ख्वाब देखना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मत भूलिए कि 2027 में अगर आपने कह दिया कि हमें सत्ता मिलने जा रही है और हम पा जाएंगे, तो आपको सत्ता नहीं मिलने जा रही है जब तक कि आप जोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये आप जान लीजिए। 2019 की मैं बात करता हूँ, 1 मिनट, 2019 की मैं बात करता हूँ। जो साहब ने अपनी बात को संकेत दिया था, 2019 में हम दोनों दलों को, समाजवादी को और बहुजन समाज पार्टी को एक करने के लिए हमने अभियान चलाया था, प्रदेश स्तरीय, देश स्तरीय भी चलाया था। और हमको ये कहा गया कि ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हुआ। लोगों को ताज्जुब हुआ। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उन लोगों ने कहा कि यार ये आपने बताया नहीं कि हम भी उसी में शामिल थे। हालांकि वो उसका दुष्परिणाम भी सामने रहा, क्यों रहा वो अलग अलग बात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें सत्ता पानी है तो निश्चित तौर पर हमें सत्ता की लिए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा होगा कि हम नया उजाला क्रिएट करें, नए उजाले में आएँ। मैं संकेत में अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ, एक नया उजाला लेकर के आएँ, एक नया उजाला पैदा करें, एक नया दीपक जलाएँ। और जिस दिन हम नया दीपक जलाने में सफल हो जाएंगे निश्चित तौर पर हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। मैं बहन जी के साथ भी बहुत दिनों तक काम कर चुका हूँ, मैं मानवर कांसीराम जी के साथ भी काम कर चुका हूँ। हमारी उनकी पहली मुलाकात सन 88 में हुई थी इलाहाबाद में। पिपल साहब छोड़ रहे थे और मैं ज्वाइन कर रहा था। तो उस समय एक मीटिंग से वो आकर के सर्किट हाउस में दोनों लोग ठहरे हुए थे। हमारे कमिश्नर ने उनसे कहा कि रात को आप मिले कि नहीं मिले, हमें मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिला देता हूँ आपको, मैं जाता हूँ। मैं गया, हम दोनों गए और मैंने मिलने के लिए वहाँ पहुँचे तो रात को 11 बजे वो लैया चना खा रहे थे, लाई और चना खा रहे थे और बैठे हुए थे। और मुझे ताज्जुब हुआ कि इलाहाबाद में इतने लोग रहने वाले, किसी ने उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की थी और वो लोग रात को लाई चना खा करके सोने जा रहे थे। फिर हम गए, फिर हमने खाने का इंतज़ाम कराया और अपना परिचय दिया, उन लोगों को बताया, हमें खैर जानते ही थे, बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पिपल साहब को तो उन्होंने समाज जोड़ने के लिए बुला लिया, मुझे उन्होंने दूसरा डायरेक्शन दिया कि नहीं, आपको यहीं रह करके समाज का भला करना है। और फिर मैं रह करके भला करता रहा। अब रिटायर होने के बाद मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं
वो नहीं निकल सकती। तो मैं साथियों, हमारे साथी में बार बार संकेत कर रहे हैं, मैं आपको यही अपनी बात ख़त्म करता हूँ और एक लाइन मैं और सुना देना चाहता हूँ। सुनाइए सर। कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। थैंक यू। देखिए, हाई टी ब्रेक हम अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।